हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, हम लोगों ने आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज जो है स्टार्ट करी है। तो काफ़ी टॉपिक आप लोगों ने मेरे साथ पहले कवर भी कर लिए हैं। और आप लोगों ने हमारे सारे के सारे वीडियोस जो हैं पहले देखे भी होंगे। तो वीडियोस में भी हमने सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ क्या करी हैं बच्चों, कवर अप कर रखी हैं पहले। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में भी हम वो चुनिंदा चीज़ें आपके साथ यहाँ पे शेयर करेंगे और उनके बारे में जो है हमें डिस्कशन करना है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एम एस एक्सेल की, एम एस एक्सेल एक बच्चों ऐसा टॉपिक रहेगा जो कि आपके एग्ज़ाम का कहीं ना कहीं पार्ट जरूर बनेगा। चाहे आप गवर्नमेंट सर्विसेज में जाएँ जाएँ या फिर आप लोग प्राइवेट सर्विसेज में जाएँ, किसी भी जॉब में जाएँ, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि विदाउट एक्सेल आपका काम नहीं चलना है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा टॉपिक हो गया है कि एक्सेल के बिना आप लोग कभी भी कोई काम कर ही नहीं सकते। तो अगर कुछ भी आप लोगों को वहाँ पे काम करना है, कोई भी एंट्री डालनी है, तो आप लोगों के पास क्या है, एम एस एक्सेल जो है ओपन होके आएगा ही आएगा। तो एम एस एक्सेल जो है कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों कि इसको आप लोगों को डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इसका होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ज़रा इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को हम लोग जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है एम एस एक्सेल की अगर मैं बात करूँ, तो लीजिए एम एस एक्सेल को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। What is the intersection of column and row on a worksheet called? अब देखिए, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि रोज एंड कॉलम, जैसे अभी मान लीजिए चार रोज थी और उनके कॉलम की जो कम्बिनेशन के बीच में एक सिंगल यूनिट जो बनता है, उस सिंगल यूनिट को क्या नाम दिया जाता है। अब मैं समझता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आप लोगों को सभी को ये आता होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखे हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में करवाई हुई हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, तो सबसे पहले बोला गया है कॉलम। देखो, कॉलम तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, ना ही रो सिंगल आंसर होगा, क्योंकि कॉलम तो और रो की तो इंटरसेक्शन की बात है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है बच्चों कुछ ना कुछ लिखा हुआ। वैल्यू का मतलब होता है कुछ ना कुछ लिखा हुआ, जैसे ए बी सी हो सकता है, नंबर हो सकते हैं, ये कोई और भी टाइप का आपके पास डेटा जो है हो सकता है। तो ऑब्वियस है ये ऑप्शन भी आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब एड्रेस की अगर हम बात करें, तो एड्रेस किसी का नंबर भी हो सकता है, किसी का जो है रिटर्न एड्रेस भी हो सकता है। तो कुछ भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है। तो देखो, रोज एंड कॉलम की जो इंटरसेक्शन से आपके पास बनता है, वो बनता है, क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं इन क्वेश्चन की बात करूँ, तो इस क्वेश्चन को आप लोग तो वैसे देखते भी काट सकते थे कि कॉलम तो कभी आंसर बनेगा नहीं, वैल्यू तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन के बारे में पूछा था। एड्रेस भी नहीं होगा, और रेफरेंस का मतलब तो ये था कि किसी चीज़ को रेफर करना किसी दूसरे प्लेस के ऊपर, तो वो भी यहाँ पे नहीं हो रहा था। तो होपफुली आप लोगों को ये बात यहाँ पे समझ में आई थी कि हम लोगों ने यहाँ पे कटिंग कैसे करी। जरूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन आता ही हो, हमें कटिंग करनी भी आनी चाहिए। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसे आप लोग डायरेक्ट भी आंसर कर सकते थे। अगर ना पता हो तो इस तरीके से कटिंग भी आप लोग लगा के आंसर कर सकते हैं। होपफुली बात आप लोगों को ये क्लियर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, तो सेल इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इफ विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। अब आपसे देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो आपको समझना है कि किसी भी फंक्शन में, विच फंक्शन जो एम एस एक्सेल में होता है, जो हमें बताता है कि किसी भी जगह पे न्यूमेरिक एंट्री कितनी है। तो बच्चों आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, नम, काउंट, सम, सी एच के नम, ठीक है, या नन ऑफ द अबव। तो अगर यहाँ पे बात करूँ, तो नम का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिक। तो यहाँ पे अब पूछा भी क्या है, न्यूमेरिक एंट्रीज, पर यहाँ पे न्यूमेरिक है पर एंट्रीज का तो नहीं पता चल रहा ना। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मैनी एंट्रीज, तो ये नंबर तो पता चल जाएगा कि नंबर है, पर टोटल कितनी एंट्रीज हुई वो आप लोग यहाँ पे नहीं पता कर पाएंगे। अगर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ काउंट और सम, देखो जो सम और काउंट में डिफरेंस क्या होता है, पहले तो ये समझो। काउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि काउंट करके बताना कि कितना डेटा आपके पास एम एस एक्सेल में है। और सम का मतलब कि जो डेटा आपके पास है उसको क्या कर दो,
सम कर दो। तो होपफुली और चेक सी एच के नम आपके पास कुछ नहीं होता तो ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। तो नम भी आपके न्यूमेरिक डेटा मिलना था वो भी कैंसिल आउट। अब काउंट और सम में ही आंसर बन रहा था। तो काउंट की अगर मैं बात करूँ तो जितना भी इस न्यूमेरिक शीट में, इस शीट में जितना भी डेटा होगा उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। तो और जो सम का था, इस शीट के अंदर जितनी वैल्यू थी उसको सम करके रिजल्ट देना था। तो हमें ये पूछा था कि टोटल न्यूमेरिक एंट्रीज कितनी थी, तो वो हमें पता चलेगा काउंट करके। कि उन्हें क्या कर सकते हैं हम लोग, काउंट करके ये पता लगा सकते हैं कि एक एक्सेल शीट में या एक वर्कबुक में आपके पास जो है कितनी न्यूमेरिक एंट्री जो है टोटल। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर है कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या बन जाएगा, फिर बी ऑप्शन जो है बन जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जिसका क्या आंसर आप लोग बड़ी आसानी से दे पाए। ठीक है, देखो हर चीज़ को थोड़ा समझ के चलेंगे तो और भी चीज़ें, और भी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, है ना। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की अगर बात करते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं इनको आपको बार बार देखना जरूर पड़ेगा, पर ये एक बार देख के समझ में भी आ जाते हैं। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड preparation of table and graphics can done using, किसके थ्रू ये जो है स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, प्रेपरेशन और ग्राफिक्स की जो है होती है। तो एडोब फोटोशॉप के, एक्सेल के, नोटपैड के, पावर पॉइंट के, या फिर चंक के। तो सबसे पहले तो एक काम, जो जो ऑप्शन कट सकते हैं उनको काटना सीखिए आप लोग। तो चंक तो कट जाएगा, चंक कुछ है ही नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए, नोट पैड भी कट जाएगा, क्योंकि नोट पैड के ऊपर भी आप कभी भी ये काम नहीं करते हैं, है ना। नोट पैड के भी ऊपर आप लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं। ऐसा नोट पैड का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को स्टैटिस्टिकली तो यूज़ नहीं करते हैं, जितना मेरे को नॉलेज है और आप लोग को पता भी होगा। तो ये दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब एडोब फोटोशॉप का तो मतलब होता है कि आपके पास फोटोशॉप के रिगार्डिंग जितना भी काम होगा। तो स्टैटिस्टिकल का तो फिर से यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। तो देखो तीन ऑप्शन मैंने यहाँ पे पहले काट लिए। ए ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया और ई ऑप्शन यहाँ पे कट गया। मेरे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक ऑप्शन बच रहा है एक्सेल और दूसरा बच रहा है पावर पॉइंट। बिल्कुल जी, पावर पॉइंट में आप लोग क्या है, ग्राफिक्स को तो दिखा पाएंगे, ठीक है, बट स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं शो हो सकती। पर अगर मैं बात करूँ एम एस एक्सेल की, तो एम एस एक्सेल में स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, जैसे आप लोग चार्ट बनाते हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन का मतलब है कोई पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, ग्राफ चार्ट है। तो अगर कोई सा भी चार्ट आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके थ्रू आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे चीज़ों की कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होपफुली अभी तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा, दैट इज एक्सेल। कई बारी वर्ड एक्सेल लिखा हुआ आता है, कई बारी एम एस एक्सेल वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अगर फोर्थ की हम बात करें, what type of chart will you use to compare performance of two employees in the year of 2016? अब ईयर तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, बस जस्ट एग्जांपल के लिए हम लोगों ने लिया है कि 2016 में दो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अगर हम लोगों ने कंपेयर करना है तो हम कौन से चार्ट का यहाँ पे जो है यूज़ करते हैं। देखो हर एक चार्ट का डिफरेंट डिफरेंट जो है मीनिंग होता है, आप अपने अकॉर्डिंगली कहीं भी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 ईयर का, तो जैसे मैं आप बताऊं, आपके पास दो जैसे लाइन चार्ट हैं। तो कई बार आपने टीवी के ऊपर देखा होगा कि जैसे अगर मैं बात करूं शेयर बाजार की, जैसे हम बात करें शेयर मार्केट की, तो उसमें ये दिखाया जाता है कि आज जो है शेयर के प्राइस इतने थे, कल इतने थे, परसों इतने थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन सी आपके पास यहाँ पे बनती हुई आ रही है। तो लाइन में ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास आपने इतनी परफॉर्मेंस करी, पहले इतनी थी, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे गए। मतलब उससे हमें ये पता चल पाता है कि हम लोगों ने कितना एग्जैक्ट यहाँ पे काम, या कितना प्रॉफिट, या कितना बिजनेस यहाँ पे किया। तो मतलब अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस का पता चल सकता है, तो दो एम्प्लॉय को कंपेयर करने में भी हम लोग कौन सा चार्ट जो है यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइन चार्ट का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो उससे भी हमें उनकी परफॉर्मेंस जो है क्लियर कट पता चल जाएगी। ठीक है, तो अगर बात करें कॉलम चार्ट की, तो कॉलम के थ्रू भी हो सकता है। बट अगर बात करी जाए कि लाइन के थ्रू ना, एग्जैक्ट हमें आइडिया, एक एग्जैक्ट फिगर हम लोगों को मिल जाएगा।
बाकी तो किसी से भी किया जा सकता है, ये कोई समस्या नहीं रहेगी। बट अगर जैसे कि निफ्टी का अगर मैं शेयर मार्केट का एग्जांपल इसीलिए लिया था ताकि आप लोगों को एक ही बारी में बात क्लियर हो जाए। तो होपफुली ये बात भी क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फंक्शन इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगन विथ। अब आपसे ये पूछा कि जब भी एम एस एक्सेल में कोई भी फंक्शन आप लोग चलाते हैं तो वो कैसे चलता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एंड लगा के ब्रैकेट स्टार्ट करके साइन कर दें। दूसरा ऑप्शन है एन इक्वल टू साइन, इक्वल टू का साइन लगा के। तीसरा ऑप्शन है प्लस का साइन लगा के। चौथा ऑप्शन है ग्रेटर का साइन लगा के। और पांचवा है नन ऑफ दिस। तो ये तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा कि जब भी एम एस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ करना होता है तो इज इक्वल टू का साइन, तो इज इक्वल टू का साइन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इज इक्वल टू का साइन आप लोगों को लगाएंगे तो आपका सारा का सारा काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो होपफुली क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है वो क्लियर हुआ होगा। एन इज इक्वल टू साइन, इज इक्वल टू साइन से आप लोग कोई भी काम जो है यहाँ पे कर सकते हैं। होपफुली बात आप सभी को यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। तो एम एस एक्सेल का जब भी कोई भी काम करना है तो सबसे पहले इज इक्वल टू का फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ता है। इज इक्वल टू लगाएंगे तभी भी कोई कोई ना कोई काम आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। अगर इज इक्वल टू नहीं रहेगा तो कोई भी काम यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, विच फंक्शन इन एक्सेल चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और नॉट। अब यहाँ पे देखिए बात करी गई है आप लोगों से कि ये कंपेयर करना है आप लोगों ने कि ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन एक्चुअल में इनको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोला जाता है, तो कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो देखिए अगर मैं बात करूं, इफ सबसे पहली कंडीशनल स्टेटमेंट आती है, दूसरी आती है एल्स और तीसरी आती है लूप। तो ये जो होती है इनको कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। तो सम का मीनिंग तो मैंने बताया ही था। अभी सम का मीनिंग क्या होता था कि किसी भी चीज़ को क्या कर दो, प्लस कर दो, जो भी एम एस एक्सेल में जिस रेंज तक सिलेक्ट करोगे। काउंट का मतलब क्या था, उस एक्सेल के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनको काउंट करो। एवरेज का मतलब क्या था कि उनकी एवरेज निकाल लो। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अगर कटिंग भी करते तभी भी डायरेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या निकल रहा था, इफ निकल रहा था। पर इफ होगी, एल्स होगी और लूप होगी, आपके पास क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि क्या करती हैं, कंडीशन बेस पे काम करती हैं। जैसे इफ अगर ये वैल्यू ट्रू है तो चेक बॉक्स आपका वैल्यू यस हो जाएगा, अगर गलत है तो वो फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये जो होती है वो कंडीशन को चेक करने के लिए जनरली आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एक ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चा यहाँ पे सम टाइम गलती कर सकता है। पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग आप लोगों को समझना पड़ेगा। इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज, लेबल्ड एज मतलब डैश इकट्ठा ही है ये। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा कि ये जो आपके पास, आपको पता है ना, ये सारी की सारी यू हॉरिजॉन्टली क्या है, रो है, और ये वर्टिकली आपके पास क्या होते हैं, रो कॉलम होते हैं। तो ये जो आपके पास रोज और कॉलम है तो वो कैसे लिखे जाते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो रोज को लिखने के लिए आप लोग 1 2 3 यूज करते हैं, और कॉलम को लिखने के लिए ए बी सी डी ई आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो होपफुली ये बात अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि मैंने आंसर भी आपको समझा दिया है। तो जब भी एम एस एक्सेल में आप कॉलम को बात करें तो ऊपर ए लिखा जाता है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ये कॉलम आपको बताए जाते हैं। तो ए बी सी डी एंड एक्सेट्रा करके उनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और 1 2 3 1 2 3 ये सारे के सारे रो को रिप्रेजेंट करते हैं। और A1 जो होता है वो तो कंप्लीट एक सेल का एड्रेस बनता है। A2 क्या है, कंप्लीट सेल का एड्रेस आपके पास बनते हैं। और ये तो सेल की रेफरेंसिंग के लिए बताया गया है ना। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर हुई कि इस कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ए ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा। किसका ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, ए ऑप्शन का हमें यूज़ करना पड़ेगा। होपफुली जी का बात क्लियर है आप सभी को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, द ग्रेटर देन द साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑपरेटर। अब ग्रेटर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, अरिथमेटिक का। ठीक है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, कंडीशनल या फिर ग्रेटर।
ठीक है। तो देखो पहले तो कटिंग करते हैं कि ग्रेटर जो है, ग्रेटर का आंसर तो कभी हो ग्रेटर होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। कंडीशनल मैंने अभी बताया था, इफ है, एल्स है, लूप है, तो ये भी कैंसिल। अब अरिथमेटिक और लॉजिकल में आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की, तो अरिथमेटिक में चार चीज़ें आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो लॉजिकल ही साइन तो बचा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है, ये होपफुली ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, लॉजिकल ऑपरेशन जो है हम लोगों ने यूज करें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी अब आपको पता चल गया कि लॉजिकल ही क्यों है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड और चेंजिंग ओवर द टाइम। अब देखिए आपके पास इस क्वेश्चन का जो था, वो पीछे भी आप लोगों ने कुछ एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस करा था कि दो बंदों की परफॉर्मेंस को अगर कंपेयर करना है तो कौन सा चार्ट हम लोग जनरली यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है कुछ उसी से क्या है, रिलेटेड है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे तो देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या बोला कि आपके पास चार्ट बताना है कौन सा यूजफुल है, जो कि ट्रेंड्स को चेंज करके आपको बताता है, शो करता है, शोइंग द ट्रेंड्स और चेंजिंग ओवर द टाइम। तो कई बार हम कंपैरिजन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जैसे कि पीछे आपने देखा कि पीछे भी तो कंपैरिजन ही करा जा रहा था दो पर्सन के बीच में, तो यहाँ पे भी तो ट्रेंड्स को कंपेयर ही किया जा रहा है। तो जब भी कंपैरिजन की आपके पास यहाँ पे बात आती है, तो अभी आपने पीछे सीखा था कि कंपैरिजन के टाइम में लाइन चार्ट ही एक जो है आंसर यहाँ पे बनेगा, चाहे पाई हो, चाहे कॉलम हो, चाहे लाइन हो, चाहे डॉट हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, लाइन चार्ट। क्योंकि कंपैरिजन की अगर बात आती है तो जनरली हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लाइन चार्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। होपफुली ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The process of arranging the item in column in some sequence or order is known as। मतलब आपके पास कॉलम में किसी भी चीज़ को अरेंज करने के तरीकों को क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले अरेंजिंग करना, ऑटो फिल करना, सॉर्ट करना या फिल्टरिंग करना। अगर यहाँ पे कटिंग की बात करी जाए तो फिल्टरिंग तो आप कभी नहीं करते ना, आप फिल्टरिंग तो नहीं करेंगे ना। फिल्टर का मतलब होता है कि चार चीज़ों में से कंपेयर करके मेरे को ये वैल्यू नहीं चाहिए तो उसमें से वो वैल्यू चाहिए थी, तो वो आपका ऑप्शन बनता है। तो फिल्टरिंग तो वैसे ही कटेगा। ऑटो फिल का मतलब अपने आप फिल हो जाना। अरेंजिंग का मतलब है, यहाँ पे तो बात अरेंजिंग की है तो ये तो नहीं होगा। सॉर्ट करना, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट करना। सॉर्टिंग का मतलब अपने आप में क्या होता है, किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट करना। सॉर्टिंग का मतलब है कि जो भी डेटा है उसे क्या करना है, बिल्कुल सही तरीके से अरेंज करके आप लोगों ने यहाँ पे रखना है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या बनेगा, सॉर्टिंग इसका जो है आंसर बनेगा। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे सभी को क्लियर हुई होगी, है ना। तो 10 क्वेश्चन तो अभी तक आपको सभी को क्लियर हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो उसके ऊपर चलते हैं। अब देखिए, द डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी जो आपके पास ऑप्शन है, जो फीचर है MS एक्सेल का, क्विकली कंप्लीट करता है सीरीज ऑफ डेटा। तो ऑटो कंप्लीट, ऑटो फिल, फिल हैंडल, सॉर्टिंग या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, आंसर आपके आंखों के सामने पड़ा है। द डैश फीचर ऑफ MS एक्सेल क्विकली कंप्लीट एन सीरीज ऑफ डेटा। तो ऑटो फिल, जो कोई डेटा होता है ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, वो क्या करता है, क्विकली कंप्लीट करता है सीरीज ऑफ डेटा। तो ऑटोमेटिकली फिल हो जाना या ऑटो फिल हो जाना कोई भी चीज़, तो किसी भी सीरीज क्या हो जाएगी, क्विकली क्या हो जाएगी, कंप्लीट आपके पास हो जाएगी। तो आंसर क्या बन गया बच्चों, ऑटो फिल। आंसर क्या बन गया, ऑटो फिल आप लोगों का यहाँ पे आंसर बन गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर बनेगा। होपफुली ये बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, तो 12th में देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, तो कंपेयरिंग की अगर बात करी गई है तो मैं समझता हूँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी है, कंपेयरिंग तो है ही है,
पर बट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग पार्ट ऑफ होल। अब ये पार्ट ऑफ होल का मतलब क्या है कि पूरी चीज़ों के बीच में अगर किसी को कंपेयर करना हो तो जनरली आप यहाँ पे लाइन चार्ट आंसर नहीं करेंगे, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा लेता है क्योंकि कंपैरिजन के लिए लाइन हम लोग यूज़ करते हैं। पर यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, पाई चार्ट आपका आंसर बनेगा, क्योंकि कंपेयरिंग टू होल सभी के बीच में, वो अगर लाइन की बात करें तो दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करना हो तो लाइन लगाएंगे, अगर होल के बीच में सभी के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो तो पाई चार्ट से आप लोग चीज़ों को दिखाएंगे। जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्कल सा बना हुआ होता है जिसमें हमने परसेंटेज लिखी होती है, 10% वीट की वैल्यू है, 20% होल राइस की वैल्यू है, 20% आपके पास पल्सेस की वैल्यू है। इस तरीके से जो पाई चार्ट बना होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपैरिजन करते हैं। तो होल का कंपैरिजन करना होगा तो आप लोग आंसर करेंगे पाई चार्ट। तो होपफुली ये बात क्लियर हुई होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को समझ में आ जाएगा और इजी क्वेश्चन है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एज अ सीरीज ऑफ रिकॉर्ड इन टेबल। क्या बोलेंगे, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस, एमएस वर्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो इस चीज़ को आप लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो इस चीज़ को, अगर इस चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा स्टोर्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटा स्टोर्ड होता है आपके पास कलेक्शन बनती है, उसे बोला जाता है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस या फिर एमएस वर्ड। एमएस वर्ड तो कभी नहीं बनेगा, स्प्रेडशीट नहीं हो सकता, प्रेजेंटेशन भी नहीं हो सकता, डेटाबेस की कलेक्शन को ही इस किसी भी चीज़ की कलेक्शन को, ठीक है, सीरीज़ की कलेक्शन को रिकॉर्ड में स्टोर करने को क्या बोला जाता है, डेटाबेस। क्या बोला जाता है, डेटाबेस आप लोग यहाँ पे बोलते हैं। होपफुली बात आप लोगों को क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 की अगर बात करें, बट डू यू यूज़ टू क्रिएट अ चार्ट, तो पाई विजर्ट, एक्सेल विजर्ट, डेटा चार्ट विजर्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास चार्ट का ऑप्शन जो है वो कहाँ से आता है। तो आपको पता है जी, चार्ट विजर्ट के ऑप्शन से आपके पास आता है। वो ऑप्शन जो है कहाँ से आता है आपके पास, चार्ट विजर्ट से ऑप्शन आपके पास आता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करें, हाउ विल यू ग्राफिकली रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। अब एक्सपेंडिचर की बात करी है डिफरेंट डिपार्टमेंट की, तो बच्चों अब आप लोगों को पता है तो कंपैरिजन, पर यहाँ पे कंपेयर नहीं है, दो अलग अलग जगहों को शो करना है कि इसका जो डेटा है वो कितना था, दूसरे का डेटा जो है वो कितना था। तो कॉलम से तो होगा नहीं, लाइन से भी नहीं होगा, तो या तो डॉट से होगा या फिर पाई से होगा। तो डॉट से तो जनरल दिखाएंगे नहीं, तो पाई से ही दिखाएंगे। तो आंसर क्या बना, पाई चार्ट जो है इसका आंसर बनेगा। ठीक है, क्या आंसर बनेगा, पाई चार्ट से आप लोग क्या है, एक्सपेंडिचर जो है दिखा सकते हैं टू डिफरेंट डिपार्टमेंट का। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 16 में भी फिर से देखते हैं, बट टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डेटा। अगर अकेली सीरीज को दिखाना है, अकेली सीरीज को अगर आप लोगों को दिखाना है तो भी आप लोग क्या कौन सा है, पाई चार्ट जो है यहाँ पे यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं, पाई चार्ट जो है आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बेस यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड अ। तो रो और कॉलम के बीच में जो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसको क्या बोला जाता है, सेल, टेबल, बॉक्स या फिर कॉलम। तो कॉलम तो कभी नहीं बोलेंगे, बॉक्स होता नहीं है, टेबल तो कलेक्शन होती है। अब जो सिंगल यूनिट होता है उसे क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और सेल के अंदर ही क्या करते हो, डेटा को आप लोग रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हो। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, सेल जो है आंसर बनेगा। होपफुली ये भी बात आप लोगों को सभी को क्लियर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में मैं बताना चाहूँगा, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी शीट आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट में कितनी एम एस एक्सेल शीट आप लोगों को, शीट 1, S1, S2 और S3 लिखा हुआ मिलता है, वो कितने लिखे हुए मिलते हैं, 1, 3, 5, 10 या फिर नन ऑफ दीज। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आपको पता है कि S1, S2, S3 आपको डिफ़ॉल्ट में मिलता है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। तो होपफुली ये बात भी आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। इन एक्सेल
विच वन डिनोट अ रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। अब B1 से लेके E5 तक आपको बताना, तो मैंने पहले ही बताया था B1 कोलन E5 लिखना पड़ेगा। तो B1 डैश, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, B1 कोलन, कोलन का मतलब है कॉन्टिन्यूस रेंज, कोलन का मीनिंग है कॉन्टिन्यूस रेंज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो कॉन्टिन्यूस रेंज से आप लोग ये काम कर रहे हैं कि B1 से लेके E5 तक की सारे के सारे सेल को जो भी फंक्शन होगा वो परफॉर्म किया जाएगा। तो हमसे ये पूछा था कि डिनोट किससे करते हैं, तो वो करते हैं कोलन से। तो डायरेक्ट आपके पास यहाँ पे आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका बनेगा। तो होपफुली ये यहाँ तक भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन जो है हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे अब। एन एक्सेल फाइल इज जनरली कोल्ड, जो एक्सेल की फाइल होती है उसे क्या बोला जाता है, ई स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक या फिर शीट या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या बोला जाता है, जो एम एस एक्सेल की जनरली फाइल होती है उस चीज़ को आप लोग क्या नाम देते हैं, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक, शीट या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है जी, जो आपके पास डिफ़ॉल्ट में जो एक शीट होती है, एक्सेल फाइल होती है, उसे क्या बोला जाता है, वर्क बुक बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, वर्क बुक के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, वर्क बुक। आंसर क्या बनेगा, वर्क बुक। क्योंकि जो फाइल की कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ फाइल इन एम एस एक्सेल इज नोन एज वर्क बुक। तो इस वजह से आंसर क्या बना, वर्क बुक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है पसंद आया होगा। तो इस लेक्चर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू गाइस।